हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार मौर्य और आज की इस क्लास में हम क्या बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मैपिंग के बारे में। एक आउटर जो है वो वे में हम पहले भारत के आसपास के क्षेत्रों को मैप पर प्लॉट करेंगे, इसके पश्चात इंडिया के अंदर की मैपिंग करेंगे। याद रखिएगा कि स्टूडेंट जो है वो जनरली मैपिंग के टाइम पर खासकर ओरिएंटेड हो जाता है प्री ड्रॉड मैप के टाइप, यानी कि ऐसे मैप्स जो पहले से ड्रॉ हों और उसके ऊपर मार्किंग को जो है वो करता जाएगा। यहाँ याद रखिए कि इस प्रकार से मार्किंग करने पर इस प्रकार से मैपिंग करने पर नो डाउट आपके प्री के डायमेंशंस क्लियर हो सकते हैं, पर जब कभी आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में मैप बनाने आएगा तो उस समय आप फील करेंगे कि आपको जो है उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि आपने मैप जो है वो खुद प्लॉट नहीं करे हैं। याद रखें कि मैपिंग और फ्लो चार्ट ये इसेंशियल पार्ट होता है आपकी आंसर राइटिंग का। और अगर मैं आपसे कहूं कि प्री जो एग्जामिनेशन है वो मोर और लेस आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन होता है, पर याद रखिएगा जो मेंस है वो आपके रिप्रेजेंटेशन यानी किस प्रकार से आप चीजों को दर्शाते हैं इसका एग्जामिनेशन है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप मैपिंग करें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो केवल स्थान को मार्क नहीं करना है, आपको बेसिकली उसके 4 डायमेंशंस पर फोकस करने हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कहां आता है, उसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र है। दूसरी इंफॉर्मेशन, उसका जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, यानी कि किस प्रकार से वो ज्योग्राफी से पॉलिटिक्स के साइड जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि जो क्षेत्र है वो सामरिक आर्थिक किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और चौथी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो भी एरिया आपने प्लॉट करा है उस एरिया को आप आपके सिलेबस में किस प्रकार से यूज कर पाएंगे। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी का, और हर साल सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन शायद अगर मैं आपसे कहूं कि 3-4 से लेके 10-15 तक रहे हैं, ये आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। अब समझिए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट ये सब पढ़ते हैं, पर क्वेश्चन 10 से 12 अगर कहीं एक ही मैपिंग वाले पार्ट से आ जाएं, तब आपके लिए वो एग्जाम काफी टफ हो जाएगा। अब याद रखें कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं कि हम धीरे धीरे करके यूपीएससी की पूरी मैपिंग कवर करें। अब आप अगर सिंपल सा यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको दिखाई देगा कि एक ही वीडियो में पूरी मैपिंग कराई गई है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि 10-12 घंटों में आपको पूरी मैपिंग कराई जाती है। हम यहाँ एक्सटेंसिवली कवर करने का प्रयास करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, छोटी छोटी मार्किंग से प्रश्न आते हैं बच्चों। याद रखिए कि अगर मैं आपसे कहूं ब्लैक सी यानी कि काला सागर से रिलेटेड एक प्रश्न आया था जहां पर एक जल संधि के बारे में पूछा गया था। वो जल संधि इसलिए थी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस समय जो रशिया है उसने क्रीमिया का प्रायद्वीप ऑक्यूपाई करा था, विन करा था, जीता था। फाइन। अब जब उसने ये क्षेत्र जीता या कवर करा या हथियाया, फाइन, इसके बाद वो मार्किंग से इंपॉर्टेंट हो गई थी। लेकिन ये मार्किंग इंपॉर्टेंट होने के बाद भी उतनी ज्यादा न्यूज में नहीं आई, और एंड ऑफ द डे यूपीएससी ने इसे पूछा। अब जो छोटी छोटी बारीक मार्किंग्स होती हैं जिससे प्रश्न हमेशा आते रहे हैं, उनको कवर करना इस सीरीज का एक एम रहेगा। याद रखें, अभी से 4-5 वीडियो जो है वो मैं लेकर आऊंगा जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पे, अब इंडिया की मैपिंग पे। अब यहां जानने योग्य बात यह है कि मान लेते हैं अगर मैंने आपसे कहा कि इंडिया की मार्किंग में हम गुजरात वाला क्षेत्र इस प्रकार से देखेंगे कि मान लेते हैं ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्षेत्र है आप पाएंगे कि इस वाले भाग को कहा जाता है गुजरात वाला क्षेत्र। क्लियर? अब आपने इस प्रकार से मार्क करा, यहां पर आपको ये कच्छ रण वाला भाग दिखेगा, ये काठियावाड़ वाला भाग दिखेगा, यहां पर आपको कच्छ की खाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ खंबात की खाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ दमन और दिखेगा, यहाँ द्वीप दिखेगा, यहाँ पर आपको जो है अंकलेश्वर दिखेगा, यहाँ आनंद दिखेगा, और यहाँ पर आपको कांडला पोर्ट दिखेगा, और इस प्रकार से आपको नीचे जामनगर ऑयल रिफाइनरी दिखेगी। अब ये 4-5 मार्किंग्स आपने एटलस पे कर ली। अब यहाँ याद रखिए कि अगर मैंने आपसे बोला कि ये कांडला है, फाइन, तो कांडला बंदरगाह का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या उपयोग है, तो याद रखिए कि कांडला बंदरगाह बेसिकली भारत का जो है मेन ऑयल पोर्ट है, यानी कि मुख्य हमारे तेल का बंदरगाह है। याद रखिए जिस समय अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही थी उस समय अमेरिका ने जो है वो तेल के दाम इस प्रकार से कैलकुलेट कराए या फिर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई जिससे
कच्चे यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $1 पर बैरल हो गया था। अब $1 पर बैरल की स्थिति में इंडिया जैसे एनर्जी डेफिसिट नेशन ने, यानी कि हम अपनी जो तेल की आपूर्ति है इसका अधिकांश भाग जो है वो विदेशों से लेते हैं, मिडिल ईस्ट से लेते हैं, या मैं कहूं खाड़ी देशों से लेते हैं। अब ये जो खाड़ी देशों से हमने जो कंटिन्यूस डिमांड है हमारी, हम इन पर डिपेंडेंट हैं। अब $1 पर बैरल की स्थिति में भारत ने बहुत सारा ऑयल खरीदा। अब सोचिए, जब भारत जैसे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने अपने पूरे स्ट्रेंथ से ऑयल को अपने देश के अंदर स्टोर करने या भंडार करने का प्रयास करा, तब हम ले देकर 12 दिन का ऑयल जो है वो इकट्ठा कर पाए थे। फाइन, मतलब हम जो है इतनी ज्यादा ऑयल की हमारी डिमांड है कि हम चाह कर भी ऑयल यानी कि तेल को अपने पास बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। हमें चाहिए है कंटिन्यू ऑयल आता रहे, कंटिन्यू तेल आता रहे। अब इस प्रकार की स्थिति में आप पाएंगे कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी थी। लाइन क्या है? तो लाइन बेसिक ये लिखी थी कि भारत के विभाजन के कारण भारत ने जो है वो कराची बंदरगाह खो दिया, इसलिए भारत ने कांडला बंदरगाह को बना लिया। याद रखें कि जब तक भारत की आजादी नहीं हुई थी, भारत मुख्यतः डिपेंड करता था किसके ऊपर? कराची के ऊपर, और कराची से हमारा तेल आया करता था। लेकिन सेपरेशन के पश्चात, विभाजन के पश्चात, हमारा जो मेन बंदरगाह था वो पाकिस्तान चला गया, और इसीलिए हम ऑयल के लिए डिपेंड करने लगे कांडला पर। अब कांडला क्यों जरूरी है? क्योंकि कांडला बेहद नजदीक है, या हमारे जो बंदरगाह है उसमें सबसे नजदीक वाला बंदरगाह है किससे? गल्फ नेशन से। अब ये आपको समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि गल्फ नेशन कहां आते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का नेवल कमांड जो है चलते हुए बाब एल मंडेब तक जाता है और वहां मॉरिशस की जो ऑयल शिप है उनको प्रोटेक्शन देता है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर सर ने ये कहा कि अंडमान निकोबार से शिप जो है वो निकलते हुए जाता है, श्रीलंका से होते हुए ये अफ्रीका के कोस्ट लाइन पे मॉरिशस को सपोर्ट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका रूट कहां है। अब इस एग्जाम्पल से आप समझें, या इस एग्जाम्पल से आप समझें कि भारत की मैपिंग को एक्चुअल यूपीएससी के फॉर्म में समझने के लिए पहले आपको आउटर मैपिंग समझनी होगी। तो पहले हम बाहर की मैपिंग समझें, फिर हम इंडिया के अंदर की मैपिंग समझें। यहां बहुत सारे डायमेंशंस हैं। सागर जो है, समुद्र सेतु एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां हम राम सेतु के पास से शिप निकालने का प्रयास कर रहे थे। अब यहां पर आपको है ये इंडिया की मैपिंग का पार्ट, तूतीकोरिन से कनेक्ट करना था बेसिकली कोच्चि को। तो कोच्चि जो केरल में आता है, तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में आता है, इनको कनेक्ट करने का एक प्रोग्राम था एक्चुअल में समुद्र सेतु जब ये बन रहा था। ये प्रोग्राम में हुआ ये था कि राम सेतु के पास से शिप को गुजारना था, और राम सेतु के पास का जो क्षेत्र है वहां मोनोजाइट सैंड मिलती है, और याद रखिए इससे जो है वो थोरियम और यूरेनियम बनाया जा सकता है। एक स्टेटमेंट था होमी जहांगीर भाभा का कि आई विल प्रोवाइड फायर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ टू यूज दिस फायर। यानी कि मैं भारत सरकार को, ये मैंने कोड इंग्लिश में इसलिए करा ताकि मेरे ट्रांसलेशन से जो डेटा मैं बताना चाह रहा हूं उसमें कोई मिस्टेक ना हो। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि मैं, अर्थात होमी जहांगीर भाभा कह रहे थे कि मैं भारत को फायर अर्थात आग देने के लिए जो है वो तैयार हूं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भारत सरकार की कि इस आग से बिजली बनाना है या बॉम्ब बनाना है। फाइन, ये थे हमारे जो है फादर ऑफ एटॉमिक प्रोजेक्ट। हमारे परमाणु जो मिशन था, हमारा एक उद्देश्य था कि हमें परमाणु हथियार बनाना है, उसके फादर कहे जाते हैं। फाइन, अब इस चीज को समझिए, इसका नेक्सस है मैपिंग के साथ। जब आप इस प्रकार से मैपिंग करेंगे कि तूतीकोरिन से आपको कनेक्ट करना है कोच्चि को, इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये है भारत का भाग, यहां जो आता है वो कोच्चि है, यहां तूतीकोरिन है और यहां समुद्र सेतु है। फाइन, तो ये कनेक्ट करना है। अब यहां पर मोनोजाइट सैंड मिलती है। अब मोनोजाइट सैंड के बारे में आप पूरा समझे। फाइन, अब इसके पास फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर होती हैं, इनके बारे में आप देखें। फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर का पेटेंट भारत को मिला था, इसके ऊपर रिसेंट में हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे पिछले महीने। फाइन, अब ये जो सारे डायमेंशंस हैं ये मैपिंग में आते हैं, ये एक्चुअल मैपिंग कहलाती है यूपीएससी की, ना कि सिर्फ मार्किंग्स को जो है वो एटलस में लिख लेना या उसके बारे में एक दो डायमेंशंस को ऐड करना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे आपको एक स्थान पर कवर करना होता है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि यूएसए का इंटरवेंशन था यहां पर, जहां यूएसए चाहता था कि यूएसए समुद्र सेतु को पार कराने में इंडिया की हेल्प कर ले, यानी कि बिना समुद्र सेतु को तोड़े या फिर बिना राम सेतु को तोड़े शिप को निकाल सके इस स्थान से। इसमें यूएसए हमारी हेल्प कर रहा था। अब सोचें, स्टेटमेंट यूएसए की कंपनी का यह था कि हम फ्री में बना देंगे ऐसा ब्रिज जिससे, और ऐसा बाईपास जिससे शिप भी निकल जाए और राम सेतु भी ब्रेक ना हो। एडम्स ब्रिज कहा जाता है इसे इंग्लिश में। फाइन, ये भी ना टूटे और शिप भी निकल जाए। बस कंडीशन ये होगी कि यहां से जो कचरा निकलेगा वो यूएसए लेकर जाएगा, वो कंपनी लेकर जाएगी। अब ऐसा समझिए कि वो देश जो पूरी दुनिया में कचरा फैलाने के लिए प्रसिद्ध है, वो देश जिसने स्पेस गंदा करा,
वो देश जिसने स्पेस में रहने वाली जो सैटेलाइट्स हैं उसको मिसाइल से डिस्ट्रॉय करके सेवरल टाइम टेस्ट करे, जिससे डेब्रीज बनी हुई है बेसिकली हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में, बाह्य वायुमंडल में, वो देश भारत के लिए ब्रिज बनाएगा और कचरा निकलेगा तो अपने साथ लेकर जाएगा। ये दिखाता है बेसिकली इस स्थान का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। और ये किसी भी स्थान पर आप कवर नहीं करेंगे जीएस में, आपको ये केवल और केवल कवर होता हुआ मिलेगा मैपिंग में। तो समझिए मैं इतनी स्टोरी बताकर क्या आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं। मैं ये फिट करना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर साइंस एंड टेक में बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो इस वे से नहीं देखेंगे कि उसका जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है। कारण यह है कि आप साइंस पढ़ रहे होंगे उस समय। अब आपको समझना होगा कि मैपिंग सिर्फ और सिर्फ चीजों को वहां मार्क करना नहीं है। मैं आपके सारे हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर एक चेतना लाना चाहता हूं कि समझें इस चीज को कि मैपिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मार्किंग्स को मार्क करना नहीं, अपितु उनके सारे डायमेंशंस को समझना है। कांडला पोर्ट आपने मार्क करा, तेल का बंदरगाह है, लेकिन समझिए कि इसका तेल का बंदरगाह हमारे लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो यहां आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, और याद रखिए पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ पाकिस्तान कभी युद्ध नहीं जीत सकता। मैं नाम नहीं लूंगा, पर पाकिस्तान के एक तानाशाह थे, उनका एक स्टेटमेंट था कि वी आर नॉट एबल टू विन वॉर अगेंस्ट इंडिया, हम भारत के अगेंस्ट युद्ध जीतने में समर्थ नहीं हैं, इसीलिए हम प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या है? प्रॉक्सी वॉर है सीधा आक्रमण नहीं करेंगे, हम जो है वो आतंकवादियों को स्पॉन्सर करेंगे और वो अटैक करेंगे इंडिया पे। फाइन। अब ये जो है भारत एक बड़े हाथी के समान है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के एक तानाशाह के स्टेटमेंट थे। अब इसे समझिए कि ऐसी कंडीशन में जहां पाकिस्तान जो है हमसे वॉर लड़ने की बजाय हमें डैमेज करने के बारे में ज्यादा सोचेगा, उस समय कांडला हमारा जो नी जर्क पॉइंट है, इसे कहा जाता है कि भारत के लिए ये चिकन नेक से कम नहीं है। अगर इस बंदरगाह पर पाकिस्तान एक मिसाइल चला दे, और ये बंदरगाह और यहां जामनगर ऑयल रिफाइनरी है, ये पाकिस्तान की मिसाइल रेंज में आता है, यहां अगर पाकिस्तान मिसाइल गिरा दे तो इंडिया का गेम ओवर। इंडिया 12 दिन के अंदर जो है युद्ध में अपने हथियार सरेंडर कर देगा। कारण यह है कि भारत मैक्सिमम 10 से 12 दिन तक अपना ऑयल जो है वो काम चला सकता है, अदर हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत कम है। अब इस कंडीशन में रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो इस कंडीशन में रिक्वायरमेंट होगी मैपिंग से समझने की, कि याद रखें इस बंदरगाह में भारत ने जियोपॉलिटिकल अपने सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी का यूज करा, और यहां पर आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ गल्फ कंट्रीज में, और गल्फ कंट्री से नरेंद्र मोदी लेकर आए हमारे यहां। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने, एक पर्सन ने लेकर आए, इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेकर आई एक इन्वेस्टमेंट, जहां भारत का सबसे बड़ा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ कांडला पोर्ट में। और आप पाएंगे कि जिस समय कांडला पोर्ट में इन्वेस्टमेंट हुआ वो कॉस्ट कितना था, तो वो 78 बिलियन यूएस डॉलर का था। वन टाइम पे एक बार में इन्वेस्टमेंट करा हुआ सबसे बड़ा एफडीआई था भारत के इतिहास का, 78 बिलियन यूएस डॉलर। और ये किसने करा? ये वास्तविकता में करा सऊदी अरब ने। और याद रखिए जो सऊदी अरब है, ये जो सऊदी अरेबिया है, ये जो है जब यहां इन्वेस्टमेंट करेगा, इसको चलाने वाली कंपनी जो है वो रिलायंस कंपनी है। जब उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, सऊदी अरेबिया की एक कंपनी नाम है उसका सऊदी अरामको, जो सऊदी अरेबिया की जो है सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट होगा, तो अब कभी पाकिस्तान इस पर मिसाइल नहीं चलाएगा। कारण यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलती है इन्हीं गल्फ कंट्री से आई हुई फंडिंग पे। अब पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि गल्फ कंट्रीज को नुकसान हो, और अगर गल्फ कंट्रीज को नुकसान होता है, खाड़ी देशों को नुकसान होता है, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इससे भारत ने अपनी इस क्षेत्र को जो है वो बचा लिया, सिक्योर कर लिया। स्ट्राइक कोर्सेज जो पाकिस्तान में उस तरफ थे, उनसे इस क्षेत्र को सुरक्षित करा। अब यह चीज समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैपिंग ही हेल्प करेगी, लेकिन मैपिंग बच्चों ये है, एस्पिरेंट्स, ये एक्चुअल मैपिंग है, ना कि सिर्फ उस चीज को जो है एटलस पे मार्क करना। तो इतनी देर जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ये डिस्कशन इस बारे में है कि आप इस चीज को समझें कि एक्चुअल मैपिंग्स क्या होती हैं। चलिए, तो हम अब आ जाते हैं, आई थिंक ये इंट्रोडक्शन हो गया आपके मैपिंग वाला पार्ट का। अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के आसपास की मैपिंग को। चलते हुए धीरे धीरे करके हम अंदर की तरफ जाएंगे। इसमें 4-5 वीडियोस आएंगे। अगर इन वीडियोस में आपका एंगेजमेंट अच्छा हुआ तो हम इनके और भी पार्ट्स लेकर आएंगे। बहुत सारी मैपिंग्स होती हैं जो यूपीएससी में इसेंशियल होती हैं, और केवल इतने से ही आप 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी प्री के, और इसका यूज कर सकते हैं अपने मेंस में अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि ये वाला जो भाग है ये है बेसिकली
अफ्रीका का। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे प्लॉट कर लूं। और याद रखें मैं लाइव इसलिए प्लॉट कर रहा हूं जिससे आप इस चीज को समझ पाए कि एक्चुअल में आपको पेपर में किस प्रकार से बनाना है। क्लियर है? अब ये जो आ रहा है यहां ध्यान दीजिएगा, ये है अरब का प्रायद्वीप। और याद रखिए अरब के प्रायद्वीप के लिए स्टेटमेंट है कि अरब का जो प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये है हमारा ग्रेट इंडिया। ये आप पाएंगे, इसे कहा जाता है इस्थमस, या मैं कहूं जल डमरू मध्य। अब यहां याद रखिए कंबोडिया वाला भाग है, ये चीन वाला भाग है। इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो ये जो क्षेत्र है इसे कोरिया का प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर? अब इस प्रकार से आप चलते हुए आएंगे तो आगे जाकर ये इस तरह से समाप्त होता है, ये कामचटका का प्रायद्वीप है। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, तो यहां ध्यान से देखिए, ये है अरब का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, इसके पश्चात ये है हमारा ग्रेट इंडिया, इसके पश्चात ये है एक स्थल डमरू मध्य, या इसे इंग्लिश में इस्थमस कहा जाता है, ये इस्थमस वाला भाग है। इसके ऊपर ये कंबोडिया वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर ये चाइना वाला भाग है, ये कोरिया वाला भाग है, और ये कामचटका प्रायद्वीप है जो रशिया में आता है। क्लियर है? तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्थान पर। यहां ध्यान से देखिएगा, याद रखें कि आपको कोरिया के सामने इस स्थान पर देखने को मिलेगा ये जो द्वीप है ये है जापान। क्लियर? ये है जापान। इसी प्रकार से याद रखिए कि यहां पर कुछ द्वीपों की एक श्रृंखला है। क्लियर? इन्हें कहा जाता है कुरिल द्वीप। क्लियर? इसे बेसिकली कहा जाता है कुरिल, इसे कहा जाता है कुरिल द्वीप। अब इसमें याद रखिएगा कुरिल के लिए मार्किंग में कि ये जो कुरिल द्वीप है इसे लेकर जो है वो डिस्प्यूट है किस किस के बीच में, जापान तथा रूस के मध्य। मतलब जापान और रशिया के मध्य विवाद है इस द्वीप को लेकर। क्लियर? और यह भी याद रखिएगा कि जो कुरिल द्वीप समूह है ये द्वीप समूह एक फिशरी हॉटस्पॉट है, अर्थात ये वो क्षेत्र है जहां आपको बहुत सारे जो है वो फिशेस देखने को मिलेंगे। क्लियर? और ये भी याद रखिएगा कि ये कब देखने को मिलता है हॉटस्पॉट, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अपने नोट्स में मेंशन करेंगे ऊपर से एक जलधारा आती है जिसे क्यूरोशिवा कहता है, और नीचे से एक जलधारा आती है जिसे आयोशिवा कहते हैं। क्यूओशिवा और आयोशिवा ये ठंडी और गर्म जलधाराओं के आपस में मिलने पर याद रखिएगा कि जहां पर भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां फिशरी हॉटस्पॉट होता है, अर्थात मत्स्य जीवों का वहां आपको अधिकता देखने को मिलेगी। और जहां भी मत्स्य जीव अधिक होंगे वहां मछली पकड़ने का कार्य करा जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि जापान ने इसके लिए रशिया के साथ वॉर तक लड़ी थी, युद्ध तक लड़ा था। कारण क्या है? कारण बस इतना ही है बच्चों, याद रखिए कि जापान के पास जो है अपना एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, अर्थात अपनी कृषि भूमि क्षेत्र नहीं है। ज्यादातर भाग में, जापान के 80% भाग में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो है या तो पर्वत है, या तो पठार है, या तो ज्वालामुखी है। कारण क्या है? ये एशियन और यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है और यहां पर पैसिफिक प्लेट है, माफ कीजिएगा, इन दोनों के मध्य जो है कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, जिस कारण जापान में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक अर्थात भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और यही कारण है कि जापान जो है ज्यादातर सी फूड पर डिपेंड करता है। अब जब सी फूड पर डिपेंड करेगा तो जापान वॉर तक लड़ लेगा रशिया से, लेकिन ये कुरिल द्वीप जो है वो हथियाने का प्रयास करेगा। ये बेसिकली क्या है? मजबूरी है जापान की। क्लियर? फाइन। अब यहां ध्यान से देखिए, ये हो गया कुरिल क्षेत्र वाला पार्ट। अब इससे आगे जाएंगे तो याद रखिएगा यहां जो आपको देखने को मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला भाग, ये क्षेत्र कहलाता है कामचटका का प्रायद्वीप। ओके, अब ये कामचटका क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए स्पेस कम है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये है कामचटका प्रायद्वीप। और याद रखिए जो कामचटका प्रायद्वीप है ये इसेंशियल हो जाता है, क्योंकि यहां से आप जो कन्वेंशनल पार्ट देखते हैं अपने सिलेबस का, जिसे कहा जाता है प्रशांत महासागर की अग्निमेखला, या इसे कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्लियर? इसे कहा जाता है। और यह भी याद रखिएगा ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहां पर आपको देखने को मिलता है बहुत सारे ज्वालामुखी तथा
साथ साथ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का एक पूरा आकार मैं आपको एक मैप में इसे प्लॉट करते हुए भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये उपस्थित हैं। ये स्टार्ट होता है कामचटका के प्रायद्वीप से, तो इसको जो है वो आप इसेंशियली मार्क करें, ये कामचटका का प्रायद्वीप है। और इसे ओन कौन करता है, ये किसका भाग है, तो याद रखिएगा ये रशिया का भाग है। ओके, चलिए अब याद रखें, अगर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये एक टेलीग्राम चैनल है, फाइन, आप इस स्थान से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। फाइन, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी मैं यहां पर मार्किंग करूंगा आप इजीली वहां से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, याद रखिएगा जापान के नीचे आपको इस स्थान पर यहां देखने को मिलेगा एक छोटा सा द्वीप। कौन सा द्वीप है ये, तो आई थिंक आप सभी अंदाजा लगा पा रहे होंगे, इसे बेसिकली कहा जाता है ताइवान। अब यहां याद रखिएगा जो ताइवान है ये इसका एक्चुअल जो नेम है ये चाइना ही है। फाइन, ये चीन ही इसका जो है वो ऑफिशियल नेम में आता है। ये जो चीन जिसे हम जानते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, उसी प्रकार से ताइवान का भी एक्चुअल नेम में चाइना आता है। याद रखिएगा जब चाइना का स्वतंत्रता हुई थी, यानी कि चाइना में कुल मिला के गृह युद्ध चल रहा था जिसमें दो पार्टीज थी। एक पार्टी माओ जेडोंग की थी जिसने उस गृह युद्ध को जीता और जीतने के पश्चात एक देश का निर्माण करा। जिस दूसरी पार्टी से वो लड़ रहे थे उस पार्टी के लोग जो है भागकर एक द्वीप में उन्होंने शरण ली, और जहां शरण ली है एक द्वीप में उन्होंने शरण ली, और जहां पर उन्होंने शरण ली उस द्वीप को उन्होंने ताइवान का नाम दिया, या चाइना से अलग हुआ एक भाग का नाम दिया था। इसके नाम पर भी चाइना आता है। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे कि एक्चुअली में ताइवान का क्या नाम है, फाइन, ऑफिशियल नेम क्या है ताइवान का। अब यहां याद रखिए कि चाइना की एक पॉलिसी है जिसे कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी, और चाइना इस पे सारे देशों को ये एग्री कराता है कि ये सभी देश माने कि जो ताइवान है वो चाइना का भाग है। क्लियर है, और पंचशील एग्रीमेंट में हमने इनडायरेक्टली इस पे एग्री भी करा था कि हम मानते हैं कि ताइवान और तिब्बत जो है वो चाइना के ही भाग है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये ताइवान वाला भाग है। इसी प्रकार से आप आएंगे तो इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के द्वीप समूह। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इंडोनेशिया के द्वीप समूह। क्लियर, यहां 3 द्वीप हैं इस प्रकार से। अब यहां याद रखिए कि आपको ऊपर, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे यहां से क्लीन कर देता हूं, आगे मैं आपको इसको जो है वो दोबारा मार्क करके अलग से भी दिखाऊंगा। तो अभी हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहां, और ये नाम लिख लेते हैं हम ताइवान का। क्लियर, अब यहां आ जाए। ये जो स्थान आपको देख रहा है, याद रखिए ये द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। याद रखिए विश्व का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। क्लियर, और यह भी याद रखिएगा इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्रुनोई। क्लियर, याद रखिए इसका नाम है बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप जो है वो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके लिए इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इस द्वीप को जो है वो 3 देश ओन करते हैं, यानी कि इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। एक है स्वयं इंडोनेशिया, एक है बेसिकली यहां आने वाला मलेशिया, और एक है एक नेशन जिसे कहा जाता है ब्रुनोई। फाइन, माफ कीजिएगा बोर्नियो। तो बोर्नियो एक देश है, ब्रुनोई एक द्वीप है, और जो ब्रुनोई देश है इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, इसे कहा जाता है बांद्रा सीरी बागवान। क्लियर, अब मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताऊंगा। तो याद रखिए ये जो द्वीप है इसे कहा जाता है ब्रुनोई। यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि ये बोर्नियो द्वीप है और इस पे 3 देशों का अधिकार है। क्लियर, अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा ये है इंडोनेशिया वाला भाग या द्वीप। अब यहां पर ध्यान से देखिए, याद रखिएगा आपको यहां पर 3 द्वीप देखने को मिलेंगे। एक का नाम है, फर्स्ट वन इज सुमात्रा, सेकेंड वन है याद रखिएगा जावा, और तीसरा है इसे कहा जाता है बाली। ओके, तो जावा, सुमात्रा, बाली, आपको यहां पर 3 द्वीप देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अब यहां ध्यान से देखिए, मैं कुछ और भी प्लॉटिंग करने वाला हूं, अपना पूरा फोकस इस स्थान पर रखिएगा। ध्यान से देखें, याद रखें कि ये जो स्थान है
आपको इस स्थान पर देखने को मिलता है अरब सागर। क्लियर। इस स्थान पर देखने को मिलेगा बच्चों बंगाल की खाड़ी। क्लियर। और इस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। क्लियर। अब यहां याद रखिए कि ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये है बेसिकली साउथ चाइना सी। क्लियर। अब मैं यहां पर इसकी मार्किंग को जो है इस प्रकार से मेंशन करूंगा कि ये ए है। याद रखिए कि ए के लिए मैं मार्किंग इस स्थान पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे कहा जाता है दक्षिण चीन सागर। अब इसी प्रकार से बी, सी और डी भी आएगा। फाइन। तो ध्यान से देखिएगा, मैं 3 सागरों को प्लॉट कर रहा हूं और ये तीनों सागर आपके लिए एसेंशियली इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए। अब याद रखें कि इसके बाद जो आपको ये क्षेत्र दिखेगा, अर्थात इसके पश्चात जो बी वाला भाग है, इस क्षेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूं। क्लियर। याद रखें कि जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार इसमें जो है वो फिल कर लूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक का पूरा क्षेत्र ये लोकल सी अर्थात स्थानीय स्तर पर जो सागर हैं उनसे घिरा हुआ है। अब याद रखें कि सबसे पहले आपने देखा दक्षिण चीन सागर, इसके पश्चात याद रखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपकी विजिबिलिटी और बेटर हो जाए। यह है दक्षिण चीन सागर। इसके लिए याद रखिएगा कि ये जो है ये पूर्वी चीन सागर है। क्लियर। इसके ऊपर आएंगे तो यहां याद रखिएगा ये है जापान सागर या पूर्वी जापान सागर बोलते हैं। फाइन। और लास्टली आपको इस स्थान पर दिखेगा, इसे बोलते हैं ओखोटस सागर। क्लियर। तो यहां आपको 4 सागर देखने को मिल रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले है दक्षिण चीन सागर। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दक्षिण चीन सागर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चीन सागर। इसके पश्चात आपको दिखेगा जापान सागर और लास्टली आपको देखने को मिलेगा ओखोटस सागर। क्लियर। तो याद रखिए ये प्रमुख जो है वो सागर हैं जो उस तरफ आपको देखने को मिलते हैं। और ये भी याद रखिएगा ये चारों ही जो है वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से। क्लियर। तो ये बेसिकली पार्ट है प्रशांत महासागर का। क्लियर। चलिए, अब हमने जो है इस स्थान पर छोटी सी एक मार्किंग देख ली। ये है बेसिकली अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। यहां मैं BOB लिखता हूं। क्लियर। अब यहां जानने योग्य बात है, याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, एसेंशियली इसे नोट डाउन करें। याद रखिए यहां जो आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जियोपॉलिटिकली सुपर इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से आपको यहां पर भी एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, यह भी हमारे लिए जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसे कहा जाता है अंडमान सागर। क्लियर। मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, इसे कहा जाता है अंडमान सी। और याद रखिए इसी प्रकार से यहां जो है इसे कहा जाता है जावा सागर या जावा सी। क्लियर। और यह भी याद रखिएगा कि इस स्थान पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, ये एक रास्ता है। क्लियर। याद रखिए इस रास्ते को कहते हैं बेसिकली मलक्का स्ट्रेट। और याद रखिए ये जो मलक्का है, फाइन, ये जो क्षेत्र है ये चीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? तो याद रखिएगा कि चाइना भी हमारी तरह ही एक ऑयल डेफिसिट नेशन है, अर्थात चीन भी अपने ऑयल की डिमांड के लिए बहुत ज्यादा निर्भर करता है गल्फ कंट्रीज पे। और ये सारा जो तेल है वो इसी स्थान से होकर जाता है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा चाइना के लिए। क्लियर है। अब आ जाएं, अब जो है हम थोड़ा दूसरे डायरेक्शन पे चलते हैं। इसी
तरह से जो है हम इस तरफ वाले पार्ट को देखें, याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है इसे बेसिकली कहा जाता है लाल सागर। क्लियर। और इस प्रकार से यहां जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, याद रखिएगा इसे कहा जाता है बेसिकली पारस की खाड़ी वाला क्षेत्र। क्लियर है। तो यहां मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, आपको याद रखना है ये वाला क्षेत्र जो है वो लाल सागर है और ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं। क्लियर। अब यहां याद रखिए कि दो देश आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। अगर मैं यहां डिवाइड करूं तो एक तरफ आपको जो है वो यमन देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको ओमान देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, याद रखिए यहां पर है ओमान की खाड़ी। क्लियर। क्लियर। और इसी प्रकार से आप जो नीचे देखेंगे, याद रखिए नीचे वाला भाग आपको बेसिकली मिलेगा, नीचे वाला भाग आपको देखने को मिलेगा अदान की खाड़ी। क्लियर। तो ये ओमान की खाड़ी है, ये अदान की खाड़ी है। क्लियर है। अब समझिएगा कि लाल सागर ये है रेड सी और यहां पर है अदान की खाड़ी, अरब सागर, या जो पूरा भाग है इसे हिंद महासागर कहते हैं। याद रखिएगा इन दोनों के लिए ही एक कॉमन स्टेटमेंट बन सकता है, इसीलिए याद रखें कि आपको यहां पर एक जल संधि देखने को मिलेगी, एक स्ट्रेट देखने को मिलेगी, यानी कि एक रास्ता है जो यहां लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है। इसे कहा जाता है बाब अल मंडेब। ये एक जल संधि है, ये इसे कनेक्ट करती है। और याद रखिए कि आपने शायद फिल्मों में देखा होगा और नहीं तो आपने सुना जरूर होगा कि यहाँ के पायरेट्स काफी ज्यादा फेमस हैं। पायरेट्स क्या होते हैं तो आपने मूवीज में देखा होगा कि हाथ में जो एक तोते को बैठाए हुए, एक आंख पर इस प्रकार से कवर लगाए हुए कुछ लोग होते हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं पायरेट्स। पायरेट्स जो वर्ड आया है ये पायरेसी से आया है और पायरेसी का मतलब होता है कुल मिला के शिप्स को या कोई ऐसी गतिविधि करके लूटपाट करना, इसे पायरेसी कहा जाता है। और ये पायरेट्स हैं और सोमालिया के पायरेट्स काफी ज्यादा फेमस हैं। जैसे इंडिया के डेकॉइट्स अर्थात डाकू विश्व प्रसिद्ध थे, इसी प्रकार से सोमालिया के पायरेट्स काफी ज्यादा फेमस हैं। कारण क्या है? कारण है इस स्थान पर आगे जाकर आपको एक देखने को मिलती है स्थान जिसे कहा जाता है बेसिकली स्वेज नहर। और स्वेज नहर से यूरोप से आने वाला सारा सामान जो है एशिया तक पहुंचता है। और याद रखिएगा इसी कारण आप पाएंगे कि स्वेज नहर वाले क्षेत्र से जो शिप आते हैं वो यहां लूट लिए जाते थे। और यही कारण है कि आगे मैं मैपिंग में आपको समझाऊंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप से जो है वो इस प्रकार से हमारे नेवल कमांड के शिप निकलते हैं जो मॉरिशस तक को कवर देते हैं। कारण क्या है? पायरेसी की समस्या। फाइन। अब कोई कितना भी पायरेट्स हो, इंडियन नेवल कमांड अगर वहां होगा तो विश्व के सबसे बड़े नेवल कमांड्स में से एक है, कोई पायरेसी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप पाएंगे ये जो स्थान है, फाइन, यहां पर भी एक जल संधि है। और याद रखिएगा ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी के साथ, या आप कहें फारस की खाड़ी को अरब सागर, फारस की खाड़ी को हिंद महासागर, ये तीनों स्टेटमेंट राइट होंगे, से जोड़ती है। फाइन। और इसका नाम क्या है तो याद रखिएगा इसका नाम है हरमुज जल संधि। फाइन। ये हरमुज के नाम से जानी जाती है। ये कनेक्ट करती है इस स्थान को इस स्थान से फारस की खाड़ी को बेसिकली अरब सागर या ओमान की खाड़ी से। क्लियर? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? अब यहां याद रखिए कि कुछ द्वीप समूह इस प्रकार से आपको उपस्थित दिखेंगे। अभी मैं इन द्वीप समूहों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि इसका नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो देखिए ध्यान से, याद रखिए इसका नाम है सुकोत्रा। ये इस स्थान पर देखने को मिलेगा। और नीचे आप जब जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा छागोस। अभी मैं आपको इन जनरल समझा रहा हूं, जब हम इसी मार्किंग पर आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा ये सुपर इंपॉर्टेंट मार्किंग है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली भी काफी यूजफुल है और साथ ही साथ ये आपके लिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए एक स्टेटमेंट होता है कि यूएसए हिंद महासागर में 1971 में प्रवेश तो करा पर कभी भी हिंद महासागर से बाहर नहीं निकला। कारण क्या था? कारण यह था कि 1971 के युद्ध के समय जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, उस समय भारत को मिलिट्री ब्लैकमेल देने के लिए, नेवल ब्लैकमेल देने के लिए यूएसए के न्यूक्लियर चार्ज सबमरीन्स जो है वो प्रवेश करते हैं हिंद महासागर में। और याद रखिए जब ये प्रवेश करते हैं हिंद महासागर से जो बंगाल की खाड़ी है उस दिशा में जो है इनका डायरेक्शन होता है,
तब भारत को प्रोटेक्शन देने के लिए उस समय इंट्रोड्यूस होते हैं रशियन सबमरीन्स। और जो रशिया से आए हुए सबमरीन्स थे उस समय गश्त कर रहे थे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो सबमरीन यूएसए ने भेजे, ये तथाकथित तौर पर तो वापस चले गए थे, लेकिन इन सबमरीन्स ने इंफॉर्मेशन भी दी कि इस स्थान पर एक द्वीप समूह है जिसे कहा जाता है सुकोत्रा छागोस। ये वास्तव में द्वीप समूह नहीं है, ये एक रिज है। रिज अर्थात कटक है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक आपको देखने को मिलता है, ये एक कटक है। और याद रखिएगा इन कटकों से कुछ जो पहाड़ हैं वो बाहर निकले हैं, और एक आपको यहां दिखेगा सुकोत्रा के नाम से और एक बिल्कुल नीचे दिखेगा भारत के छागोस के नाम से। ये एक कटक है, अर्थात एक अनब्रोकन चेन है, एक श्रृंखला है छोटे छोटे पर्वतों की पानी के अंदर। और ये श्रृंखला बनी कैसे है तो अभी मैं बताता हूं, परंतु ये याद रखिए कि सुकोत्रा और छागोस ये द्वीप हैं, और इन द्वीपों में से कुछ पर यूएसए ने अधिकार करा। कारण क्या था कि ये पहले जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थे, और ब्रिटेन ने इसे जो है 100 वर्षों की लीज पर दिया है किसे, यूएसए को। और यूएसए का नेवल कमांड आज इस स्थान पर है। और ये भी याद रखिएगा कि यूएसए का जो नेवल कमांड इस स्थान पर है, ये एशिया के सबसे बड़े नेवल कमांड्स में से एक है। और ये यहां पर क्या कर रहा है तो याद रखिए चाइना को काउंटर कर रहा है। यानी कि जिस समय ये नेवल कमांड इंडियन ओशन में या हिंद महासागर में आया था, उस समय आया भारत को काउंटर करने के लिए था, लेकिन आज के समय ये चाइना को काउंटर करता है। और ये हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब क्वाड अर्थात 4 देशों का ग्रुप है जो एंटी चाइना है, और चाइना को मिलकर इस स्थान पर, खासकर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं साउथ चाइना सी, याद रखिए चाइना इस सी को या इस सागर वाले क्षेत्र को ऑक्यूपाई करना चाहता है। अभी मैंने यहां ड्रॉ नहीं करा, पर अगर आप चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस स्थान पर आपको जो है एक लाइन देखने को मिलेगी। चाइना इस लाइन को कहता है 9 डैश लाइन। और याद रखिए ये जो 9 डैश लाइन है, चाइना ये प्रोक्लेम करता है कि इस लाइन तक का सारा क्षेत्र जो है वो चाइना के अंडर में आता है, और ये चाइना ही है ऐसा विश्व माने। और ऐसा क्यों कर रहा है चाइना, ताकि जो है वो मलक्का पर इसका ज्यादा कंट्रोल हो सके। और याद रखिए कि भारत इसी को काउंटर करने के लिए, अगर चाइना की हेगेमनी होगी, अर्थात चाइना अगर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, तो यूएसए को काउंटर करेगा। और इसी से बचने के लिए जो है वो यूएसए सुकोत्रा छागोस में अपना नेवल कमांड एक बनाकर रखा हुआ है। अब यहां पर जानने योग्य बात यह है कि ये जो सुकोत्रा छागोस के द्वीप हैं, ये यहां बने कैसे हैं, तो इसे सिर्फ नट शेल समझिए। याद रखें कि इस वाले क्षेत्र में आपको ये द्वीप दिखाई देते हैं, ये हमारे लिए भौगोलिक रूप से इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पाएंगे कि इस स्थान पर जो द्वीप समूह बना है, ये द्वीप समूह या पूरा जो कटक वाला भाग है, ये बना इस कारण है कि पूरी जो इंडियन प्लेट है ये आगे की दिशा में जा रही है। अगर मैं इस प्रकार से आपको दिखाना चाहूं तो याद रखिए कि ये जो है वो अफ्रीका वाला भाग है इस प्रकार से, क्लियर। ये अरब का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है, ये भारत है, और ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि भारत पहले प्रायद्वीपी भारत इस प्रकार से यहां पर था, यहां से चलते हुए ये इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहां पहुंचा है। तो याद रखिए कि ये आज भी जा रहा है। तो जिस स्थान पर ये प्लेट है, अगर मैं इस प्रकार से बनाऊं तो ये एक प्लेट है जहां यहां ऑस्ट्रेलिया है और यहां इंडिया है। तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा तो याद रखिए जितनी हिमालय की ऊंचाई बढ़ती है उतनी ज्यादा सुकोत्रा छागोस की भी चौड़ाई बढ़ती है। जितना हिमालय ऊंचा होगा सुकोत्रा छागोस उतना ज्यादा चौड़ा होगा, उतना ज्यादा स्पेस होगा यूएसए को अपने नेवल कमांड को वहां मेंटेन करने के लिए। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। फाइन, चलिए हम आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको श्रीलंका देखने को मिलता है, और यहां आपको छोटे छोटे जो है वो हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। अब ये किस प्रकार से हैं तो आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर। अब ये जो है वो मोटा मोटा आउटर पोर्शन हमारा कंप्लीटेड है। फाइन, अब हम बेसिकली देखेंगे अंदर वाले भाग के बारे में। अब यहां ध्यान से देखिए, याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं ये है बेसिकली अरब का मरुस्थल, तथा इसी को जो है हम अरब का प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्लियर। तो ये वाला जो भाग है इस प्रकार से आपको अरब का प्रायद्वीप या मैं कहूं अरब का मरुस्थल के नाम से इसे जाना जाता है। मैं इसे जो है वो यहां पर मेंशन कर देता हूं, इसे अरब का मरुस्थल ये कहा जाता है। अब याद रखिए कि जो अरब का मरुस्थल है इसे विस्तार माना जाता है, एक्सटेंशन माना जाता है। किस चीज का?
तो याद रखिए ये सहारा के मरुस्थल का एक्सटेंशन माना जाता है। अब किस प्रकार से माना जाता है, क्यों माना जाता है, फिर जब मैं कोर इसके बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा तब हम इस टॉपिक पर आएंगे। क्लियर है। अब इसी प्रकार से आप पाएंगे कि यहां पर भी आपको कुछ मरुस्थल देखने को मिलते हैं। याद रखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसे तथा ये वाला जो क्षेत्र है इसे, यहां आपको दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं। एक का नाम है दास्ताए कबीर तथा दूसरे का नाम है दास्ताए लूट। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको यहां पर दो मरुस्थल देखने को मिलते हैं और ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे आप कि दास्ताए कबीर तथा दास्ताए लूट ये दोनों ही मरुस्थल जो है वो दोनों के दोनों ईरान और इराक में कॉमन हैं। अर्थात ये इस प्रकार से हैं कि ये दो देशों में कॉमनली प्रेजेंट हैं। इन्हें दास्ताए कबीर और दास्ताए लूट क्यों कहा जाता है, मैं किसी वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये ट्रेडिंग के लिए, एक समय पर व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, बट समय के अनुसार जो है यहां पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी। दास्ताए कबीर और दास्ताए लूट का नाम जो है वो इस प्रकार से पड़ा है। क्लियर। हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब इस प्रकार से आप देखें यहां ध्यान से, यहां नीचे आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ये पर्वत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं थोड़ा इसे जो है वो आगे तक बना रहा हूं। एटलस में आप जब मार्किंग करेंगे तो इतना नीचे तक नहीं देखने को मिलेगा, इतना आगे तक शायद देखने को ना मिले, परंतु ये विस्तार है इस स्थान पर। याद रखिए इसे कहा जाता है जागरोस पर्वत। फाइन, ये बेसिकली है जागरोस पर्वत। और ये याद रखिएगा कि नीचे आपको इस प्रकार से ये जो है ये दास्ताए कबीर तथा दास्ताए, ये दो मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। अब यहां समझिए, याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि बाकी का स्थान किस प्रकार से है, तो अब देखिए इस प्रकार से है। यहां पर अब जो मैं मार्किंग करूंगा, याद रखिएगा ये मार्किंग आपके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां से जो है वो इंडिया स्टार्ट होता है। अब देखिए यहां ध्यान से, ये जो देखने को मिल रहा है ये है बेसिकली भारत का मुख्य हिमालय वाला भाग। क्लियर। तो ये हमारा जो है वो मेन हिमालय है। फाइन, इस प्रकार से आप देखेंगे और इसी प्रकार से यहां आप ध्यान दें। फाइन, आप पाएंगे कि इस स्थान पर हिमालय के दो विस्तार आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। ये एक विस्तार है, इसी प्रकार से एक विस्तार आपको जो है वो इस स्थान पर भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको हिमालय देखने को मिलेगा। अब याद रखिए ये जो है ये आपको देखने को मिलेंगे इसके दो विस्तार, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है इस प्रकार से हिमालय का, इसका ये आकार क्यों है, इसके इस शेप का कारण क्या है, तो याद रखिएगा इसका आकार का मुख्य कारण जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का आकार है। आप पाएंगे जब हम हिमालय को डिटेल में पढ़ेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा सिंटेक्शियल बैंड। अब ये जो उल्टा यू वाला आकार का बैंड पड़ा है हिमालय में, किस प्रकार से पड़ा है ये हम आने वाले समय में हिमालय वाले पोर्शन में देखेंगे, परंतु अभी के लिए आप याद रखें कि ये है मुख्यतः हिमालय वाला भाग। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसमें नेमिंग कर दूं। ये जो है ये है हिमालय का क्षेत्र। अब इसी प्रकार से यहां आपको हिमालय का एक विस्तार देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इसे कहा जाता है पूर्वांचल वाला हिमालय। अब इसके बाद आपको यहां एक श्रेणी देखने को मिलेगी। याद रखिएगा इस श्रेणी को बेसिकली कहा जाता है सुलेमान श्रेणी। याद रखिए इसे कहा जाता है सुलेमान। और इसी प्रकार से आपको यहां एक श्रेणी देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है हिंदू कुश। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको हिंदू कुश तथा सुलेमान, ये दो श्रेणियां यहां पर देखने को मिलती हैं। अब यहां याद रखिएगा जो हिंदू कुश वाला भाग है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो स्थान है जिस स्थान से भारत में कभी जो है आक्रांता प्रवेश करे थे। अगर मैं आपको कहूं कि सबसे पहले भारत में आक्रमण किस जो है वो आक्रांता ने करा था, तो आई थिंक आप लोगों ने हिस्ट्री में देख रखा होगा। जो आक्रांता था अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, ये आया था। और याद रखिए सिकंदर आया कहां से था, तो इसी हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है, एक पास है जिसे कहा जाता है खाइबर पास या खाइबर दर्रा। और याद रखिए जो खाइबर दर्रा है इससे होते हुए एक समय पर अलेक्जेंडर आया, और इसी से होते हुए जो आक्रांता थे कासिम गौरी गजनी, इनके लिए भी एक रास्ता कभी ये रहा था। क्लियर है। मैं ये नहीं कहता कि कासिम गौरी गजनी जो है इसी रास्ते से आए थे, पर हाँ
ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि इनका यूज कभी ना कभी जो है भारत के खिलाफ हुआ था, इसलिए आक्रांताओं का प्रवेश द्वार भी, या मैं कहूं इन्वेडर्स का एंट्री गेट भी कहा जाता है खैबर पास को। और जो खैबर दर्रा है ये हिंदू कुश पर्वत में ही आता है, कुछ इस प्रकार से। फाइन, तो याद रखिएगा ये खैबर वाला भाग है। अब यहां पर ध्यान रखें कि जो सुलेमान है ये पाकिस्तान में आती है, और जो हिंदू कुश है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉमन है। क्लियर। अब इसी प्रकार से आपको यहां पर जो है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस स्थान पर देखने को मिलता है, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ये हमारा जो है वो पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है, और इसी प्रकार से ये जो है ये वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये पूर्वी घाट है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे इससे, और बहुत कुछ जानना है इसके बारे में भी। क्लियर। और ये जो बीच वाला भाग है, इस प्रकार से अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो आप पाएंगे कि इस बीच वाले भाग को कहा जाता है बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र या पठारीय भाग। क्लियर। तो ये एक नटशेल इंफॉर्मेशन है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले भाग में इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली है तिब्बत का पठार। अब यहां याद रखिएगा कि ये जो तिब्बत का पठारीय क्षेत्र है ये भारत के मॉनसून के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आप अपने दिमाग पे सेटल डाउन करेंगे कि ये है तिब्बत का पठारीय भाग। और याद रखिए कि हिमालय के विस्तार से आपको इस प्रकार से कुछ पर्वत निकलते हुए दिखेंगे यहां से। याद रखिएगा कि इन पर्वतों को कहा जाता है शान पर्वत। क्लियर। और ये इस प्रकार से चलते हुए जाते हैं। क्लियर। और ये आगे तक आपको उपस्थित दिखेंगे, ये कहलाते हैं शान पर्वत। और याद रखिएगा ये जो शान पर्वत है ये मुख्यतः चीन में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। ओके, ये चीन वाले क्षेत्र के प्रमुख पर्वत हैं। इसी प्रकार से जब आप ऊपर जाएंगे तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे आपको यहां पर तकला मकान और गोबी मरुस्थल ये दो देखने को मिलेंगे, परंतु यहां स्थान नहीं है, इसलिए अभी मैं इसे प्लॉट नहीं कर रहा हूं। जब केवल और केवल एशिया की मैपिंग होगी उस समय हम इसे प्लॉट करेंगे। क्लियर है। अब आ जाए इस स्थान पर। याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर आपको यहां पर एक पर्वत देखने को मिलेगा, याद रखिए कि इसे कहा जाता है यूराल पर्वत। क्लियर। और यहां पर यूराल नाम से एक नदी भी है। क्लियर। और यह भी याद रखिएगा ये जो यूराल पर्वत है या यूराल वाला क्षेत्र है ये एशिया को अलग करता है बेसिकली किससे, यूरोप से। क्लियर। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है यूराल पर्वत। क्लियर। अब याद रखिए कि यहां से स्टार्ट होता है यूराल के बाद से, याद रखिए इसके बाद से स्टार्ट होता है साइबेरिया वाला क्षेत्र, और यह साइबेरिया का पठार भी है इस स्थान पर और साइबेरिया का मैदान भी है। अब यहां याद रखिएगा कि यूराल पर्वत के तुरंत बाद से स्टार्ट नहीं होता, यहां पर आपको एक नदी दिखने को मिलेगी। और याद रखिए मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसे नीचे तक ला रहा हूं, अन्यथा की स्थिति में काफी ऊपर है, तो यहां पर स्पेस कम होने के कारण मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूं। आपको एटलस में थोड़ा ऊपर मिलेगा जहां पर यूराल की मार्किंग होगी। याद रखिए इस नदी को कहा जाता है ओब रिवर। अब याद रखिए कि जो ओब नदी है यहां से चलना स्टार्ट होता है साइबेरिया का मैदान तथा पठारी भाग, और यह चलते हुए इस स्थान तक आता है। याद रखिएगा यहां पर एक नदी है जिसका नाम है लीना, या कई बार इसे लीमा भी कहा जाता है। मार्किंग आपको दोनों नाम से मिलेगी, मार्किंग आपको दोनों ही नाम से मिलेगी। इसे कहा जाता है लीना। ओके। अब ये जो बचा हुआ क्षेत्र आपको दिख रहा है, याद रखिएगा यही क्षेत्र है जिसे साइबेरिया का मैदानी भाग या साइबेरिया का पठारी क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां याद रखिए ये है बेसिकली ओब नदी। क्लियर। और यहां पर आपको एक नदी देखने को मिलेगी लीना। याद रखिए लीना कहें या लीमा कहें, दोनों ही जो है वो नाम सही हैं। इन दोनों के बीच में यहां मैं मेंशन कर देता हूं नेम, इसे कहा जाता है ओब नदी। और इसके बीच में, और ये याद रखिएगा ये मैप से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, मैं यहां पर इसे पास में बना रहा हूं बट इसका डिस्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा
इस प्रकार से ये है साइबेरिया वाला क्षेत्र। क्लियर? और ये याद रखिएगा कि ये दोनों मिलते नहीं है। मेरे डायग्राम में जो है वो स्पेस कम होने के कारण ये आसपास दिख रहे हैं, परंतु ये क्षेत्र आपस में मिलता नहीं है। इनके बीच में सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसे जो है वो शेडेड कर लूं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप पाएंगे कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है। अब यहां पर इसके डायमेंशंस को याद रखिएगा। साइबेरिया का जो प्लेन है, या मैं कहूं इसी में बीच में जो क्षेत्र आता है, ये साइबेरिया का पठारी भाग भी है। यहां आपको साइबेरिया का पठारी क्षेत्र भी देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, याद रखिएगा कि जो ध्रुव हैं वो पिघल रहे हैं, साइबेरिया वाला पार्ट भी पिघल रहा है। और आगे आप जाएंगे तब पाएंगे आप कि जो नॉर्डिक नेशंस हैं, या मैं कहूं ये नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो क्षेत्र हैं ये धीरे धीरे करके अब व्यापार में डोमिनेट करने वाले हैं। और यही कारण है कि इतने वर्षों से भारत ने कभी अपनी एम्बेसी ओपन नहीं करी इन देशों में, या फिर एम्बेसी ओपन थी तो वहां उतना इंगेजमेंट नहीं था। अचानक से नरेंद्र मोदी का विजिट होगा, अचानक से भारत जो है वो इन देशों के साथ संबंध बनाएगा, और ये देश भी एक्टिवली भारत के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहेंगे। कारण क्या है? जैसे जैसे जो है वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को नोट डाउन करें अपने दिमाग में कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के अदर एस्पेक्ट भी हैं, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के अदर बिंदु भी हैं जिस पर प्रश्न आएंगे। और याद रखिएगा जैसे जैसे वैश्विक तापन हो रहा है उसी प्रकार से उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है ये पिघल रहा है। और याद रखिए साइबेरिया वाला भाग अगर पिघलेगा तो यहां जमीन के नीचे गल्फ कंट्रीज से कई गुना ज्यादा पानी जो है वो स्टोर है। याद रखिए यहां बहुत अधिक मात्रा में जल के साथ साथ तेल उपस्थित है। और आप पाएंगे रशिया ऐसे भी विश्व के बड़े जो है वो प्राकृतिक गैस और तेल उत्पादक देशों में आता है, मुख्यतः प्राकृतिक गैस में आता है। आने वाले समय में ये तेल उत्पादन में भी आएगा। और आप पाएंगे कि भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिसे कहा जाता है ऑल इंडिया विदेश लिमिटेड, ये साइबेरिया में जाके रशिया के लिए तक ऑयल निकालती है। ये जो है क्रूशियल होने वाला है आने वाले समय में। कारण क्या है? साइबेरिया वाला क्षेत्र में कहूं या फिर आर्कटिक वाला क्षेत्र कहूं, दोनों ही क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है बर्फ पिघलेगी, और पिघलने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि यहां से तेल निकलेगा। और भारत जैसे देश जो तेल के लिए अन्य देशों पर निर्भर हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहां जानने योग्य बात एक और है कि जो देश खासकर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये प्रॉस्परस तो हैं, समृद्ध तो हैं, पर इनके साथ एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है बच्चों कि ये बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करते, व्यापार बहुत ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा इंगेज नहीं है वर्ल्ड ट्रेड में। अब यहां इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये ट्रेड करें। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि नॉर्वे, डेनमार्क या फिनलैंड, स्कॉटलैंड ये तो काफी ज्यादा समृद्ध हैं पर ट्रेड नहीं करते। तो याद रखिएगा इनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसके कारण जितना भी इनके पास संसाधन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत पर्याप्त है इनकी जनसंख्या को देखते हुए। क्लियर? तो यहां पर आप जो है इस तरीके से अपने नोट्स में उस चीज को ऐड करें। याद रखिए ये जो क्षेत्र है, मैं यहां पर एक मार्किंग कर दूं, याद रखिए जस्ट अ सेकेंड, इसे बेसिकली कहा जाता है साइबेरिया वाला क्षेत्र। क्लियर? ये है साइबेरिया। क्लियर? और इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि एक ब्रॉडर सेंस में आपको अब समझ में आने लगा होगा कि किस प्रकार से जो है वो एशिया आसपास से दिखाई देता है। आई नो ये मैप काफी ज्यादा इंटेंस हो गया है, काफी ज्यादा डेंस आपको दिखाई दे रहा है, परंतु ट्राई करें कि आप इस चीज को जो है अपने कॉपी पे इनेक्ट कर पाए। क्लियर? अब याद रखिए कि यहां जो आपको अदर क्षेत्र देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं, ये हमारे लिए क्रूशियल हो जाते हैं। कारण क्या है कि इससे रिलेटेड हमें मैपिंग के बहुत सारे डायमेंशंस अब डिस्कस करने हैं। यहां आपको एक टोनले सैप लेक मिलेगी बच्चों, आप आएंगे तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ के क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ एक झील है जिसे कहा जाता है टोनले सैप। याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही विशालकाय नदी है, और यह भी याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में जितना पानी है उसके बराबर पानी जो है वो मेकोंग नदी में है। बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता के क्रम में अगर हम देखें तो विश्व की सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली नदी कौन सी है? वो अमेजन नदी है। और उसके बाद सेकंड सबसे ज्यादा जो है बायोडाइवर्स रिवर कौन सी है? तो वो मेकोंग नदी है। ये कंबोडिया में जाती है। और याद रखिए कंबोडिया जो है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा अगर
ये नदी सीधे के सीधे कंबोडिया में अपना डेल्टा बनाए तो, परंतु ये कंबोडिया में डेल्टा बनाने से पहले वहां पर उपस्थित एक झील के अंदर अपना जो अतिरिक्त जल लाती है उसे स्टोर करती है। इसे कहा जाता है टोनले सैप झील। ये राइपेरियन बफर है और याद रखिए इससे रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने सेवरल टाइम पूछे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत कम ही स्टूडेंट जो है वो उस क्वेश्चन को इवन समझ पाए होंगे कि ये राइपेरियन बफर का क्वेश्चन है। क्लियर? यहां पर एक राइपेरियन बफर है, आप इसे एटलस में जो है मार्क कर सकते हैं। इसे टोनले सैप के नाम से जाना जाता है। क्या है, कैसे वर्क करता है, अभी हम जब मैं इंडिया की मैपिंग के अंदर जाऊंगा तब हम देखेंगे कि एक झील है, झील का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर से 5 डायरेक्शन में नदियां जाती हैं, उनमें से एक ऊपर वाले पार्ट से मेकोंग निकलती है और मेकोंग नो डाउट कि वो नहीं निकलती है किससे, मानसरोवर से, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है कि मानसरोवर से नहीं निकलने के बाद भी ये मानसरोवर से इफेक्टेड है। क्लियर? और याद रखिएगा कि ये जो मेकोंग झील है, मेकोंग नदी है और इस पे टोनले सैप झील है, यहां पर बहुत सारी मत्स्य प्रजातियां देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम जो है इस पार्ट को यहां पर एंड करते हैं और याद रखिएगा कि इसके पश्चात हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंडिया के अंदर जाने का प्रयास करेंगे और उस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी या मैं कहूं भारत का भूगोल इससे कनेक्टेड है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, जब तक ये चीजें आपके दिमाग में प्लॉट नहीं होंगी, अगर मैं इस चीज को मैप में आपको बनाकर दिखाता तो आपको शायद उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती जितनी जो है अगर मैं हाथ से प्लॉट करूं तो आपको उसको देखकर समझ में आएगा। अब इससे आप करेंगे क्या, इससे आप इसी चीज को अपने कॉपी पर उतारने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें कि आप इसे अपने हाथ से प्लॉट करें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। क्लियर? तो अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको जो है मार्किंग समझाऊंगा और फिर ये जो हमने मार्किंग्स करी हैं इनका भारत के साथ कनेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाके, बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि उन्हें जो है टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है, ये है अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से। फाइन, इस चैनल पर जाकर आप जो है वो टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़ के मैं इसे जो है आपको इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल करा दूंगा। क्लियर है? तो आप उससे इस स्थान से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें और मुझे जो है वो ये बताने का प्रयास करें कि आप क्या इस प्रकार से जो है वो मैप बेस्ड वीडियो और देखना चाहते हैं या फिर इस पर और ज्यादा डिटेल में कोई चीज समझना चाहते हो तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।